मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस स्क्रीन पे आपको जितने लोग दिख रहे हैं, ये कोई एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई। लेकिन पिछले साल भर, 1.5 साल 2 साल पहले एक दूसरे को जान पाए, और सिर्फ इसलिए जान पाए क्योंकि इस लड़ाई को वो समझ रहे थे, लड़ रहे थे। और प्रकाश पोहरे जी ऐसे पत्रकार थे जो अकेले, मेरे बहुत सारे दर्शकों को अगर नहीं मालूम हो तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि प्रकाश पोहरे न सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, प्रकाश पोहरे एक बड़े मीडिया समूह के मालिक हैं। और वो आदमी साइकिल लेकर के गांव गांव घूम रहे थे, लड़ रहे थे। तब इनकी मुलाकात डॉक्टर बनर्जी से नहीं हुई थी, डॉक्टर बीना से नहीं हुई थी, भास्कर से नहीं हुई थी, डॉक्टर कुशवाहा से नहीं हुई थी, किसी से नहीं हुई थी, ना मुझसे हुई थी। उस वक्त ये लड़ रहे थे। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के दिन हमारे गणतंत्र को बचाने वाले सूरमा को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसलिए आज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और सरपंच साहब से मेरी विनती है कि अगर वो आज मेरे शो को देखेंगे तो इस पूरे वीडियो को एक पंचायत लगा करके गांव वालों को दिखाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। और एक गांव वो अपने आप में एक भारत होता है, एक बात समझिए आप। वहां हर जात बिरादरी के लोग होते हैं, और उनको अगर ये बात समझ में आएगी कि पिछले 2 साल में हमारे साथ कैसा व्यवहार किया सरकारों ने और खास तौर से राजनीतिक पार्टियों ने, तो उसके खिलाफ मोर्चा खुलेगा। डॉक्टर बनर्जी, अब बारी बारी से आते हैं। डॉक्टर बनर्जी, आज जो खबरें आई कि लंदन में, इंग्लैंड से, कि अब वो 50 बरस के नीचे को वैक्सीन नहीं लगेगा, अब भी हमारी सरकार कुछ जगेगी या अभी टेस्ट एंड ट्रायल चलता रहेगा? मेरे को तो इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे को खबर मिला है कि अभी सरकार कोशिश कर रही है कि 6 से 12 के बीच में बच्चे के पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, उनके ऊपर एक स्टडी करने की सोच रही है। क्योंकि ये मेरे को अंदर से जानकारी इसलिए मिली कि मेरे को भी बोला था कि शायद इस स्टडी में भाग ले सकेंगे कि नहीं। मैं बोला नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं, 6 से 12 क्या 50 से नीचे भी नहीं देना चाहिए आज के तारीख में। और पर एक चीज अच्छी बात अभी दिखाई में दे रही है कि कम से कम न्यायालय वगैरह, कोर्ट को थोड़ा बहुत जागरूक हो गए हैं। जैसे जेकब पुलियल के केस के बाद फिर एफिडेविट में भी कोर्ट ने अच्छा करा ये दिया है। और कल मैं नीलेश ओझा साहब को सुन रहा था कि मुंबई हाई कोर्ट में भी प्रोफेसर रमन भास्कर और हमारा एक लेख उन्होंने लैंसेट के स्टडी को चैलेंज किया, और कोर्ट ने उसके ऊपर काफ़ी गहराई से उसके ऊपर ये किया। और इसमें मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई में, और प्रकाश पोहरे जी तो शुरू से लड़ रहे थे। मीडिया का भी बहुत अच्छा इसमें योगदान रहा है, आपका प्लेटफॉर्म का भी योगदान रहा है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे एम्पायर डायरीज है, बोनस्टोन है, और रत्ना जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो काफी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और रत्ना ने काफी बेहतरीन काम किया है डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन काम किया है। दोनों वाइफ हस्बैंड ने त्यागपत्र देकर के मिनिस्ट्री मीडिया से बाहर आकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बहुत जबरदस्त काम किया है। और कल का जो कोर्ट में जो हियरिंग हुआ था वो एक्चुअली नीलेश ओझा जी थोड़े थके हुए थे, तो उन्होंने शायद ब्राउनस्टोन यूनिवर्सिटी बोल दिया था। उसका आई थिंक प्रोफेसर रमन का जो पेपर है वो ब्राउनस्टोन में छपा था, और हमारा जो पेपर था वो ओवरसाइट से गए, वो एम्पायर डायरीज में छपा था। तो इसमें हमको एक मैं बताना चाहूँगा कि एम्पायर डायरीज जैसे मीडिया है या आपका जैसा प्लेटफॉर्म है, हम जैसे पहले पेपर लिखते थे साइंटिफिक जर्नल के लिए तो आम आदमी तक नहीं जाता था। तो जब आप लोगों के साथ एम्पायर डायरीज के साथ, आप एम्पायर डायरीज वाले बहुत मेहनत करके उसको आम आदमी के लिए सिंपल बनाते हैं, और वो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा एक अचीवमेंट था, क्योंकि कोर्ट में भी समझ में आया उनको। और जैसे कि नीलेश ओझा ने बोला कि स्कूल के बच्चे को भी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल टर्म में लिखते हैं तो हम लोग आपस में वो दब जाता है पेपर। तो अभी मेरे को लगता है कि आप लोगों का जो मीडिया वाले हैं जन संपर्क करने में या जनता तक पहुंचने में काफी अच्छा योगदान है। और एम्पायर डायरीज ने अभी हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया है हमारे लेख के, बंगाली में भी किया। तो वो जो एम्पायर डायरीज हर लैंग्वेज में, बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी सब में कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एम्पायर वाले, रत्ना और उनके हस्बैंड भी हिंदी में कर रहे हैं। तो ये रीजनल लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका रीडरशिप ज्यादा है। डॉक्टर बीना, ये गणतंत्र दिवस विशेष पे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश के विपक्ष को कुछ कहिए आज।
अह, क्या बोलो उन लोगों को। तो बोलते आ रहे हैं हम लोग 2 साल से उनको। आज सुबह डेक्कन हेराल्ड पेपर खोला तो इतना दंग हो गई कि वहां पे एक इतना बड़ा आर्टिकल आया था कि पीएचसी में जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको ना जो बचे कुचे वैक्सीन हैं उनको माइक्रो मैनेज करके खत्म करने के लिए आदेश आया है। आज का दिन, गणतंत्र के दिन, दिस इज व्हाट दे आर प्रोपगेटिंग कि जो भी एक्सपायरी होने के लिए बचे हुए हैं वैक्सीन, उनको कैसे भी माइक्रो मैनेज करके इधर 2 वायल उधर 2 वायल भेज भेज के कैसे भी करके फिनिश करो। दिस इज द इंस्ट्रक्शंस। तो हमको समझ में नहीं आता कि कितना उतर गई है हमारी सरकार, इतना नीचे उतर गई है, इतनी बेशर्मी से काम करने को उतर गई है कि क्या समझे नहीं उनको। तो एक बात बताइए डॉक्टर वीना, मैं हैरान हूं कि लंदन की सड़कों पे लाखों लोग आ गए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ, और वहां डॉक्टर मल्होत्रा के नारे लगने लगे, और 2 दिन के बाद वहां की सरकार को वापस लेना पड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। हमारे भारत में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सबके सब चलिए मान लेते हैं कि ये नेता बिक गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि अमेरिका में 2022 में सारे लोग वॉशिंगटन डीसी में खड़े हो गए। हम लोग बहुत कमजोर हैं लगता है, क्या डॉक्टर बीना? बहुत ही कमजोर है। शायद हमारी वो जिन्होंने भी वैक्सीन ले रखा है, मेरे को तो लगता है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल चली गई है एकदम से। कुछ भी सोच समझ के थिंक करने की शक्ति ही नहीं है उनको। सब कुछ जो मीडिया से अंदर घुसता है वो सिर्फ एक तरफीला अंदर घुसता है और ऑब्जॉर्ब हो जाता है। उसको पकड़ के रख के सोचेंगे गलत है क्या ठीक है, 4 लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसको बाहर बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ तक कि मैं बोलूँ, मेरे को शर्म आती है कि हमारे एक अपार्टमेंट का एक ग्रुप है जहाँ पे रेजिडेंट्स की जो मैसेजेस पोस्ट होती है वो पोस्ट होती रहती है। एंड कल का दिन एक व्यक्ति है यहाँ पे जो आरएसएस में जुड़ा हुआ है, वो ये अपना पर्सपेक्टिव जो है ना, जो पर्सपेक्टिव का जो नया वीडियो आया है कि आपको सब कुछ अपनी मशीनें, अपनी वॉशिंग मशीन, अपना फ्रिज और अपनी मिक्सी वगैरह सब भाड़े पे लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फॉलो करने के लिए सिर्फ करंट के लिए पैसा देना पड़ेगा। किसी के घर में कोई मशीनरी नहीं रहेगी, सब कुछ भाड़े पे ड्रोन से आएगी, आप यूज करोगे, दूसरी जगह जाएगी। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पूरे भी जो भी वो तो उनका एजेंडा है 2030 का। वही एजेंडा हमारे ग्रुप में एक आरएसएस का बंदा अभी से पोस्ट कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन ये लोग कहाँ तक जाके काम कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक था जो देख के। वो बोल रहा है कि हाँ बोलिए प्लीज बोल लीजिए पूरी। बोल रहा है कि हमको हमारा थिंकिंग को थोड़ा रियलाइन करना है। हम लोग हर बार जाके मशीन खरीद के लाते हैं, ईएमआई भरते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप भाड़े पे ले आओ और करते जाओ काम।